कर चुका है और इसकी पूरी लाइफ की बस एक ही इच्छा रही है। शिशन अपनी पूरी जिंदगी बस इसीलिए स्वॉर्ड्समैनशिप को डेडिकेट करता रहा क्योंकि वो किसी दिन एम्परर जाओफंग जैसे कल्टीवेटर से लड़ सके। और इसी वजह से उसने 13 डेडली स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल को प्रैक्टिस करते करते एक नई टेक्निक बनाई जिसे उसने 14 डेडली स्वॉर्ड्समैनशिप नाम दिया। और फिर जब उसे जाओफंग से असली में लड़ने का मौका मिला तब उसने वहीं पर अपनी टेक्निक को और भी इवॉल्व करके 15 सोर्ड्स ऑफ डेथ बना दिया, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन और डेथ को रिप्रेजेंट करती थी। और यही टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसी के जरिए उसने जाओफंग को हराकर मार दिया। लेकिन उसे मारने के बाद शिशान को यह रियलाइजेशन हुआ कि उसकी 15 सोर्ड स्टाइल सिर्फ विनाश और मृत्यु का प्रतीक है। और यही सोचकर उसने एक आखिरी फैसला लिया कि अब वह खुद को खत्म कर देगा ताकि उसकी सोर्ड स्टाइल उसी के साथ खत्म हो जाए। और जैसे ही सिस्टम ये सब बताता है, सीन वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में लौटता है जहां ली हाई शिशन को देखकर कहता है, अच्छा तो तुम भी प्रोफाउंड एवरेज रेल्म की पीक पर हो। और फिर वह वांग की तरफ मुड़कर मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि देखो तो सही, तुम तो अभी सिर्फ प्रोफाउंड एवरेज रेल्म पर हो और तुम्हारे एल्डर्स ही तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो फिर क्या तुम सच में सेक्ट मास्टर बनने के लायक हो। और जैसे ही वो इतना बोलता है, शिशन अपनी सोर्ड ली हाई के गले पर रख देता है और कहता है, बच्चे क्या तू मेरी 15 सोर्ड्स ऑफ डेथ टेस्ट करना चाहता है। तभी वांग फौरन दखल देकर कहता है, एल्डर यान आपको गुस्से की कोई जरूरत नहीं। और फिर वांग ली हाई की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ प्रोफाउंड एवरेज रेल्म में हूं तो इसलिए मैं सेक्ट मास्टर बनने लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी कल्टीवेशन मेरे विल पर डिपेंड करती है। मैं जब चाहूं अपनी पावर को बढ़ा या घटा सकता हूं। और इतना कहकर वांग अपने सेक्ट पॉइंट्स को चेक करता है जहां उसे पता चलता है कि उसके पास टोटल 400 सेक्ट पॉइंट्स हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी 400 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो अब मैं इन पॉइंट्स को यूज करने वाला हूं। और सिस्टम से कहता है कि मेरे पास 400 पॉइंट्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनमें से 10,000 साइड पॉइंट्स यूज करके 10 ड्रॉज किए जाएं, तो चलो ड्रॉ शुरू करो। और इतना कहने के साथ ही वांग अपने ड्रॉ प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे उसके रिवॉर्ड्स रिवील होने लगते हैं, सबसे पहले उसे यांगशी की 10% कल्टीवेशन मिलती है, फिर दूसरे ड्रॉ में उसे याओयू की 10% कल्टीवेशन मिलती है, उसके बाद वाले ड्रॉ में उसे याओ की शिफ्टिंग फ्लावर जेड टेक्निक मिलती है, और अगले ड्रॉ में फिर से याओयू की 10% कल्टीवेशन निकलती है। और इस तरह उसके सारे 10 ड्रॉज एक एक करके खुलने लगते हैं। वांग के ड्रॉज जैसे ही ओपन होते हैं, उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि हाँ, ये तो काफी है मेरी पावर को साबित करने के लिए। तो इसलिए सिस्टम, सबसे पहले तुम यांगशी की 10% कल्टीवेशन मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर दो। और जैसे ही वो ये बोलता है, सिस्टम फौरन यांगशी की कल्टीवेशन को उसकी बॉडी में डालना शुरू कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से एक बहुत ही जबरदस्त पावर रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से पास में खड़ा ली हाई भी थोड़ी तकलीफ महसूस करता है और चिल्लाकर कहता है कि ये अचानक क्या होने लगा है। और तभी हम देखते हैं कि वांग अब प्रोफाउंड एवरेज रेल्म की पीक पर पहुंच चुका होता है। और वहां पहुंचते ही वो बहुत रिलैक्स होकर बोलता है कि लो देखो कितना आसान था, मैं तो पीक पर आ गया। जिसे देखकर ली हाई एकदम स्टंड रह जाता है और चौंक कर कहता है कि ये पॉसिबल कैसे है, ये अचानक पीक पर कैसे पहुंच गया, क्या इसने अपनी रियल कल्टीवेशन मुझसे छिपा कर रखी थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी इतनी जल्दी पीक पर नहीं पहुंच सकता, स्पेशली जब ये एक पल पहले सिर्फ अर्ली स्टेज पर था और अब एक पल में पीक पर पहुंच गया है। और अगर मैं इस वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड व्यक्ति की भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि वो भी ऐसा कर सकता है। और इसी कंफ्यूजन में खोया हुआ ली हाई तभी वांग की तरफ देखकर बोलता है कि तो अब बताओ तुम क्या कहना चाहोगे। और वांग की बात सुनकर ली हाई भी अपनी एनर्जी रिलीज करता है और गुस्से में कहता है कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट में 4 प्रोफाउंड एवरेज रेल्म के पीक लेवल कल्टीवेटर्स हैं, तब भी मैं तुम लोगों से मरते दम तक फाइट करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन उसकी बात सुनकर वांग उसे रोकता है और बोलता है, एक मिनट रुको, ये किसने कहा कि हमारे सेक्ट में सिर्फ 4 एक्सपर्ट्स हैं, लगता है तुम 5th एक्सपर्ट को भूल रहे हो, एल्डर गोचेंग। क्या तुम नहीं जानते कि एल्डर गोचेंग भी प्रोफाउंड एवरेज रेल्म में है। और ये सुनकर ली हाई गुस्से में बोलता है कि मुझे फूल बनाना बंद करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं साफ देख सकता हूं कि एल्डर गोचेंग तो नोबिलिटी रेल्म में है और उसे हराना मेरे लिए उतना ही आसान है जितना किसी बच्चे को हराना। लेकिन वांग उसे कामली जवाब देता है कि हाँ, अभी के लिए एल्डर गोचेंग नोबिलिटी रेल्म में है, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि आज तुम खुद विटनेस बनने वाले हो उस चीज के जो डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को डिवाइन बनाता है। क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्यों मेरे सेक्ट का नाम डिवाइन इमॉर्टल है, क्योंकि इस सेक्ट में ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से मैं किसी भी कल्टीवेटर को एक ही पल में ब्रेक थ्रू दिलवा सकता हूं। और ये चीज आज तुम अपनी आंखों से देखोगे, जिसके बाद तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। लेकिन तभी ली हाई गुस्से में वांग से कहता है कि ये सब उल्टी सीधी बातें करना बंद करो, क्योंकि जब मैं अपनी पिछली जिंदगी में परफॉर्मेंस एम्परर रेल्म की पीक पर था, तब भी मैं कभी ऐसा नहीं कर पाया था कि किसी नोबिलिटी रेल्म के कल्टीवेटर को परफॉर्मेंस एवरेज रेल्म में ब्रेक थ्रू दिलवा सकूं। और अगर तुम अब तक सिर्फ परफॉर्मेंस एवरेज रेल्म की पीक पर हो तो तुम ये कैसे कर सकते हो। ये सुनकर वांग मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी पिछली जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए थे तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं और क्यों मैं इस सेक्ट का मास्टर हूं। और फिर वांग अपने मन में सोचता है कि मैं असल में शो ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन सेक्ट की इज्जत के लिए मुझे थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचते हुए वह अपनी फिंगर एल्डर गोचेंग के फॉरहेड पर रखता है और सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मेरी कल्टीवेशन एल्डर गोचेंग के अंदर ट्रांसफर कर दो। लेकिन वो अपनी खुद की कल्टीवेशन नहीं देता, बल्कि याओयू की 10% कल्टीवेशन जो उसे सिस्टम से मिली थी वही एल्डर गोचेंग की बॉडी में डाल देता है। और जैसे ही वो एनर्जी एल्डर गोचेंग की बॉडी में जाती है, एल्डर गोचेंग एक पल को शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी बॉडी अचानक बहुत तेजी से उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। और फिर कुछ ही पलों में एल्डर गोचेंग परफॉर्मेंस एवरेज रेल्म की अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जिसके बाद एल्डर गोचेंग शुक्रिया अदा करते हुए वांग से कहते हैं कि सेक्ट मास्टर आपका धन्यवाद। जो सुनकर वांग कहता है कि अरे ये तो बस एक छोटी सी बात थी, इतनी सी चीज के लिए शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। और तभी वहां पर जीमान भी आ जाता है और वो भी वांग का धन्यवाद करता है और कहता है कि सेक्ट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम फिर से बराबरी के ओपोनेंट बन गए हैं और अब हम अपनी फाइट को ठीक से खत्म कर सकते हैं और फैसला कर सकते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि ली हाई के तो पसीने छूटने लगते हैं और वो सिर पकड़कर सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या इस बंदे ने एल्डर को इतनी आसानी से परफॉर्मेंस रेल्म में पहुंचा दिया। और तभी जैसे ही ली हाई ये सोच रहा होता है, हम देखते हैं कि चारों एल्डर्स अब अपने खतरनाक ऑरा को रिलीज करते हुए उसकी तरफ देखने लगते हैं।
और उसके बाद वांग भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए ली हाई से कहता है कि अब हमारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट में 4 एल्डर्स और मैं 5वां सेक्ट मास्टर यानी कुल 5 परफॉर्मेंस एवरेज रेल्म के एक्सपर्ट्स हैं। तो अब अगर तुम यहाँ पर हमसे मरने तक भी फाइट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ पाओगे। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से तुम्हारी पीक तक पहुंचा दूंगा और शायद उसे भी सरपास करा दूं। ये सुनकर ली हाई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ 10 ईयर्स के लिए। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मेरे ट्रेजर्स तुम मुझसे नहीं लोगे। ये सुनते ही वांग हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो लाओ अब एंट्री फीस जमा करो। और फिर ली हाई वांग को पैसे दे देता है, जिसके बाद सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट ने एक पीयरलेस जीनियस को सेक्ट में रिक्रूट किया है, इसलिए रिवॉर्ड में उसे 300 सेक्ट पॉइंट्स और एक रैंडम समन दिया जाता है। और ये देखकर वांग बहुत खुश होता है और सोचता है कि एक प्रोफाउंड एम्परर रेल्म की पीक के रीइनकार्नेटेड को सेक्ट में लेना रिस्की था, लेकिन रिवॉर्ड इतना हाई है कि सारी मेहनत सफल हो गई। और अब हमारा व्यू शिफ्ट होता है जांगयाओ माउंटेन रेंज के अंदर, जहां एक लड़के की आवाज आती है जो बोल रहा होता है कि सच में ये जांगयाओ माउंटेन रेंज कितनी सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, लेकिन मैं इतनी देर से पैदल चल रहा हूं और अब बहुत भूख लगने लगी है और खाने का कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा और खाना भी साथ नहीं लाया हूं। तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा बेयर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का मन में सोचता है कि मेरी किस्मत देखो, शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया, लगता है अब भूख मिट जाएगी। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि उस लड़के का नाम यूनफेई है। और अब हम देखते हैं कि यूनफेई खड़ा होता है और वो बेयर उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिसे देखकर यूनफेई अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि देखो इस बेयर का साइज कितना बड़ा है, इसने तो पूरा आसमान ढक लिया है और अंधेरा ला दिया है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि नहीं, इस आसमान को बीस्ट ने नहीं ढका है, बल्कि पूरा आसमान तो इन एरोज से भर गया है। लेकिन आखिर इतने ज्यादा एरोज कहां से आ गए? और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि आसमान से अनलिमिटेड एरोज सीधे यूनफेई और उस बेयर के ऊपर आ रहे होते हैं। और इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते, वो सारे एरोज आकर उनसे टकराने लगते हैं और वे पूरी तरह उन एरोज से छलनी हो जाते हैं। और अब हम उन लोगों को देखते हैं जो ये एरोज छोड़ रहे थे, और उन्हीं के साथ लिंतियन भी उस जगह पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि उसके सामने जो बेयर था वो बुरी तरह से घायल पड़ा होता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और वो बेयर अचानक खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो अपने आप खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसे यूनहाई ने खड़ा किया होता है। और यूनहाई अपने कपड़े झाड़ते हुए बोलता है कि चलो इस बेयर ने मुझे बचा लिया, वरना मैं भी इन एरोज से खत्म हो जाता। और यूनहाई ये कह ही रहा होता है, तभी लिंतियन का ड्रैगन अचानक अपनी फ्लेम सीधे यूनहाई की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखते ही यूनहाई भी अपनी सोर्ड बाहर निकाल लेता है और तुरंत उस बेयर के एक हाथ को काट देता है, जिसके बाद वो फ्लेम अटैक सीधे यूनहाई से टकराता है और वहां एक बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन यूनहाई पहले ही अपने चारों तरफ एक शील्ड बना चुका होता है, जिससे वो उस हमले से बच जाता है। और अब वो मजे में उसी फ्लेम में बेयर का कटा हुआ हाथ अच्छे से भून रहा होता है। और जब वो हाथ अच्छे से पक जाता है तो यूनहाई उसे खाते हुए लिंतियन को धन्यवाद देते हुए बोलता है कि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ फ्लेम का इंतजाम करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और मैं कच्चा मांस नहीं खा सकता था और मेरे पास कोई भी फ्लेम का सोर्स नहीं था। अगर आप नहीं आते तो मुझे पता नहीं कितनी देर तक भूखा रहना पड़ता। और ये सुनते ही लिंतियन अपने ड्रैगन के ऊपर से कूद जाता है और यूनहाई से कहता है कि इसे तुम मेरी तरफ से एक रिवॉर्ड समझ सकते हो, जो शायद तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रिवॉर्ड भी हो सकता है। और इतना बोलते ही लिंतियन एक अटैक बनाना शुरू करता है, जिसका नाम होता है शिवरिंग हेड। और अपने शिवरिंग हेड अटैक को बनाते ही वो सीधे यूनहाई की तरफ बढ़ता है और यूनहाई भी अब अपने मांस के टुकड़े में घुसी हुई सोर्ड को बाहर निकालता है और हेवनली रेनबो 1 सोर्ड अटैक को एक्टिवेट कर देता है। जहां अब हम देखते हैं कि लिंतियन और तभी लिंतियन यूनहाई के हेवनली रेनबो 1 सोर्ड अटैक पर अपना पंच मार देता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों ही अपने अपने अटैक्स के अंदर अपनी पूरी पावर झोंक देते हैं। और क्योंकि लिंतियन यूनहाई से ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हम देखते हैं कि यूनहाई की सोर्ड भी अब मुड़ने लगती है, जिसे देखकर लिंतियन जोर से चिल्लाते हुए यूनहाई से कहता है कि बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, मुझसे पंगा लेकर आज मैं तुम्हारी हालत भी तुम्हारी सोर्ड जैसी ही कर दूंगा, तैयार हो जाओ मेरे हाथों मारे जाने के लिए। और इतना कहते ही लिंतियन यूनहाई को जोरदार पंच मारकर उसे पीछे जमीन पर फेंक देता है और वह जोर से जमीन से टकराता है, जिससे वहां एक बड़ा धमाका हो जाता है। और अब जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि यूनहाई अभी भी जमीन पर खड़ा होता है, लेकिन उसकी सोर्ड पूरी तरह से टूट चुकी होती है और अब किसी काम की नहीं रहती। जिसके बाद यूनहाई आगे बढ़ता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस बेयर को पहले ही खा लिया था, नहीं तो इस हमले की वजह से मेरा खाना भी बर्बाद हो जाता। और सच बताऊं तो अगर मैं भूखा रहूं तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और अगर ये खाना बर्बाद हो जाता तो पता नहीं मुझे दोबारा कब और कहां से खाना मिलता। लेकिन लिंतियन यूनहाई की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वो लिंग यूनियन सेक्ट के एल्डर को बुलाता है और कहता है, एल्डर यून सामने आओ। और एल्डर यून सामने आकर कहता है, जी योर मैजेस्टी, बताइए क्या आदेश है। तो लिंतियन उसे यूनहाई की तरफ इशारा करके कहता है कि इस व्यक्ति को ध्यान से देखो, ये अभी नोबलेट रेल्म तक पहुंच चुका है और इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, और ये आज जांगयाओ माउंटेन में अकेला घूम रहा है। तो क्या ये वही व्यक्ति वांग है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, जो डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का सेक्ट मास्टर था? तो एल्डर यून कुछ देर यूनहाई को गौर से देखता है और फिर हाथ जोड़कर कहता है कि योर मैजेस्टी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये व्यक्ति वांग नहीं है, क्योंकि अगर वांग आग में जल भी जाए तो भी मैं उसका चेहरा नहीं भूल सकता। ये वह व्यक्ति नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें इसे जाने देना चाहिए। और एल्डर की ये बात सुनते ही यूनहाई भी आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं यहाँ तुम्हारे हाथों लगभग मरने ही वाला था, और वो भी बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। तुम मुझे गलत समझकर बिना सोचे समझे मुझ पर सीधा हमला करने लगे। तो क्या तुम्हें इंसान की पहचान करना भी नहीं आता? तुम्हारी ये गलती की वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी खोने ही वाला था। जो सुनते ही लिंतियन यूनहाई को अपने पैरों के नीचे दबा लेता है और यूनहाई बोलता है कि अब तो तुम्हें पता चल चुका है कि मैं वांग नहीं हूं, तो फिर मुझे यहां से जाने क्यों नहीं देते? और लिंतियन जवाब देता है कि मैं मानता हूं कि तुम वही व्यक्ति नहीं हो जिसने मेरे बेटे को मारा, लेकिन यह हो सकता है कि तुम उसके डिसाइपल हो। और यह सुनकर यूनहाई अंदर से चौंक जाता है
और मन ही मन सोचता है कि आखिर कौन ऐसा कल्टीवेटर है जिसने मार्शल एम्परर के बेटे को मारने की हिम्मत की। और वह यही सोच ही रहा होता है कि तभी लिन तियान उससे कहता है कि अब जल्दी से सच सच बताओ कि तुम हो कौन और कहां से आए हो। लेकिन यूनहाई कुछ भी जवाब नहीं देता। तो लिन तियान उसे घूरते हुए बोलता है कि यह पूरा इलाका तीनों एम्पायर्स के लिए सील्ड किया गया है। अगर तुम मानने से इनकार कर रहे हो कि तुम्हारे मास्टर ने मेरे बेटे को नहीं मारा, तो फिर मुझे यह बताओ कि क्या तुम योरी एम्पायर से नहीं हो। और यह सुनकर यूनहाई लिन तियान से कहता है, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं बस एक प्रैक्टिशनर हूं जो सैनफेंग एम्पायर से यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूं। और लिन तियान गुस्से में जवाब देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, योरी एम्पायर में ट्रेनिंग करने की क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स तुम्हें यहाँ मार सकते हैं। लेकिन यूनहाई जोर से हंसते हुए कहता है कि कल्टीवेटर की लाइफ तो रिस्क से ही भरी होती है, अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो फिर खुद को पावरफुल कैसे बना पाऊंगा। और यूनहाई की यह बात खत्म भी नहीं होती कि तभी एक सोल्जर वहां आता है और लिन तियान को बोलता है, योर मैजेस्टी डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का रेजिडेंस हमें यहाँ से 50 मीटर दूर मिल चुका है। और यह सुनते ही लिन तियान अपने लोगों से कहता है कि इस लड़के को उठाओ और मुझे उस जगह पर लेकर चलो, क्योंकि आज मैं डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को योरी एम्पायर से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और इतना बोलते ही लिन तियान अपनी आर्मी के साथ उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। और जैसे ही वे उस जगह पहुंचते हैं तो सबसे पहले यूनहाई को जमीन पर फेंक कर बांध दिया जाता है। और यूनहाई अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट इतना डेयरिंग है कि उन्होंने मार्शल एम्परर से टकराने की हिम्मत की है, तो जरूर ही वे कोई हिडन पावरफुल सेक्ट होंगे और शायद मेरी भी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही यूनहाई सामने देखता है तो उदास होकर सोचता है कि यह तो बस एक झोपड़ी है, ये कहां से सेक्ट लग रहा है। और यूनहाई के यह सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि लिन तियान भी वहां पहुंच जाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि इस सेक्ट को अभी यहीं डिस्ट्रॉय कर दो। और इतना कहते ही लिन तियान की पूरी आर्मी अपनी स्पीयर्स लेकर डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट की उस झोपड़ी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वे सभी डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट की झोपड़ी पर हमला करने के लिए अपने स्पीयर फेंकते हैं, वो लगभग टकराने ही वाले होते हैं। लेकिन उसी समय वहां डीमन जुआन शाह प्रकट होता है और आते ही वह अपनी स्पीयर निकालते हुए गरज कर बोलता है कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट पर अटैक करने की। और इतना कहते ही वह अपनी उस स्पीयर से एक विशाल शील्ड बनाता है जिससे सारे अटैक्स वहीं रुक जाते हैं। और जब सैनिक अपने पूरे बल से किए गए अटैक को रुकते देखते हैं तो उनमें से एक सोल्जर चीखते हुए कहता है कि ये कॉकरोच कौन है जो दिखने में तो बिल्कुल कीड़े जैसा लग रहा है, लेकिन इसके पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं। और यह सुनते ही डीमन जुआन शाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह दोबारा अपनी स्पीयर उठाकर दहाड़ते हुए बोलता है कि तुमने न सिर्फ डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट पर अटैक किया बल्कि मुझे कॉकरोच भी कहा, अब तुम में से कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। और इतना कहकर वह अपनी स्पीयर से सीधे उन सैनिकों पर काउंटर अटैक करता है जिससे कई सोल्जर्स जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। और डीमन जुआन शाह स्पीयर को बड़ा करते हुए फिर कहता है कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और तुम लोग थकने लगे। और फिर एक ही अटैक में वह दर्जनों सैनिकों को खत्म कर देता है। फिर वह स्पीयर को लिन तियान की ओर तानते हुए गरजता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट पर हमला करने की। और जैसे ही लिन तियान उस स्पीयर को देखता है वह चौंक कर कहता है कि यह तो डीमन जुआन स्पीयर है, लेकिन